क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में कभी एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसे जब जलाया गया तो उसकी किताबें हफ्तों और महीनों तक जलती रहीं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पहुंचने के लिए, दाखिला पाने के लिए केवल अमीर होना काफ़ी नहीं था, बल्कि वहां के द्वारपाल के कठिन सवालों का जवाब देकर अनुमति अंदर जाने की मिलती थी। ये केवल ईंट पत्थरों से बना एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि मानवता के इतिहास का वह स्वर्णिम मस्तक था जहां पूरी दुनिया का ज्ञान आकर नतमस्तक हो जा रहा था। जब यूरोप के अधिकांश हिस्से अंधकार युग में डूबे थे और वहां कबीलाई संघर्ष चल रहे थे, तब भारत के इस पावन धरती पर धर्मगंज नामक पुस्तकालय की 9 मंजिलों में रखा ज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा था। ये कहानी नालंदा की है, और नालंदा की कहानी केवल इसके वैभव की नहीं, बल्कि उस अदम्य भारतीय मेधा की कहानी है जिसने शून्य से लेकर अनंत तक का सफर तय किया और फिर अंत में एक ऐसी त्रासदी का सामना किया जिसने मानवता के सामूहिक विवेक को सदियों पीछे धकेल दिया। आज नालंदा की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। नालंदा की ऐतिहासिक कहानी को सुनने के साथ साथ इसे अपनों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि भारत के विरासत के बारे में लोगों को पता लग सके, और भक्ति बुक से जुड़िएगा भी ज़रूर। अब शुरुआत करते हैं कि नालंदा की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। तो देखिए, नालंदा की शुरुआत ही कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। यह इलाका बहुत पुराने समय से ही पवित्र माना जाता था, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ही कदम पड़े थे। लेकिन एक यूनिवर्सिटी के तौर पर इसकी असली पहचान गुप्त साम्राज्य के दौरान बनी थी। आज से करीब 1600 साल पहले राजा कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी पहली नींव रखी थी। ये वो दौर था जब भारत हर क्षेत्र में तरक्की की ऊंचाइयों पर था, और यह राजाओं के सपने जैसा था। एक सपना जहां पर ऐसी दुनिया बसाई जाए जहां दुनिया भर का सारा ज्ञान एक छत के नीचे मिल सके। कुमार गुप्त के बाद जितने भी राजा आए, उन्होंने इसे और भी बड़ा और भी भव्य बनाया। यह यूनिवर्सिटी केवल सरकारी पैसे से नहीं चलती थी, बल्कि आम जनता और किसानों का भी इसमें बहुत बड़ा दिल था। उस समय के करीब 100 से ज्यादा गांवों की कमाई यानी लगान इस यूनिवर्सिटी के खाने पीने और रखरखाव के लिए खुशी खुशी दान किए जाते थे। धीरे धीरे यह एक छोटा सा इलाका नहीं, बल्कि ज्ञान की एक ऐसी इंटरनेशनल राजधानी बना जहां की चर्चा दुनिया के कोने कोने में होने लगी। नालंदा में प्रवेश पाना बहुत कठिन था। जानते हैं क्यों? दरअसल नालंदा में एडमिशन लेना आज से किसी भी बड़े कॉलेज से कहीं ज़्यादा टफ था। यहाँ केवल पैसा या सिफारिश के दम पर घुसना नामुमकिन था। यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजों पर जो रक्षक बैठते थे, उन्हें द्वार पंडित कहते थे। वो केवल सिपाही नहीं थे, बल्कि अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे। चीनी यात्री हेनसंग ने खुद अपनी डायरी में लिखा कि उसे भी प्रवेश के समय इन द्वारपालों के कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। अगर कोई छात्र नालंदा में पढ़ने का सपना लेकर आता, तो सबसे पहले गेट पर खड़ा करके इन पंडितों द्वारा बहुत ही कठिन सवालों का जवाब देना पड़ता। वे छात्र की दिमागी ताकत, उसके बोलने का तरीका और उसके ज्ञान की गहराई को अच्छी तरह से परखते थे। इतिहास बताता है कि 10 में से 2-3 छात्र ही इन सवालों के जवाब दे पाते थे, और वही अंदर जाने की परमिशन पाते थे। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि पूरी दुनिया को यह मैसेज मिले कि नालंदा में वही पढ़ेगा जो वाकई में ज्ञान का असली हकदार है। ये दुनिया का पहला ऐसा संस्थान था जहां सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत की कद्र की जाती थी। नालंदा की वास्तुकला भी बड़ी खास थी। उस जमाने में इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण नालंदा की इमारतें थीं। ये पूरी यूनिवर्सिटी लाल ईंटों से बनी थी, और इसकी खूबसूरती देखकर बाहर से आने वाले यात्री दंग रह जाते थे। इसमें रहने के लिए 11 बड़े बड़े हॉस्टल और कई बड़े सुंदर मंदिर बने थे। हर छात्र के रहने के लिए एक अलग कमरा होता था, जिस पर रोशनी और ताज़ी हवा आने का अच्छा इंतजाम किया गया था। कमरों के अंदर पत्थर की बेड जैसी चौकियां थीं, और दीवारों में अलमारियां बनी थीं जहां छात्र अपनी किताबें रखते थे। हंसांग लिखता है कि यहाँ की ऊंची इमारतें इतनी ऊंची थी कि वो बादलों को छूती हुई लगती थी। परिसर के अंदर घूमने के लिए बहुत बड़े बड़े बगीचे, 7 बड़े तालाब थे जहां नीले कमल के फूल खिला करते थे। यहाँ की नालियों का सिस्टम इतना ज़बरदस्त था कि आज के आधुनिक शहरों के इंजीनियर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। नालंदा का पूरा इलाका एक शहर जैसा था, जो अपने आप में पूरी तरह से व्यवस्थित था। क्या आप जानते हैं कि नालंदा के पुस्तकालय धर्मगंज में क्या क्या सुरक्षित था? देखिए, नालंदा की असली ताकत उसका पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहते थे। धर्मगंज का अर्थ है धर्म का पहाड़। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी इमारतों में फैली हुई थी, जिसका नाम रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक था। रत्नोदधि नाम की इमारत तो 9 मंजिल ऊंची थी, और इसमें लाखों की संख्या में हाथों से लिखी गई अनमोल किताबें मौजूद थीं। यहाँ केवल धर्म की बातें नहीं होती थी, बल्कि मेडिकल साइंस, अंतरिक्ष का विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र का ऐसा भंडार था जो उस समय दुनिया में कहीं और नहीं मिल रहा था। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या वाकई किताबें इतनी ज़्यादा थीं? देखिए, हकीकत तो ये है
कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों और चर्म पत्रों पर लिखी गई थीं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए खास तेल और लेप का इस्तेमाल होता था। ये वो जगह थी जहाँ महान आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के रहस्यों पर रिसर्च की। हालांकि आर्यभट्ट गुप्त काल के शुरुआती दौर के थे, लेकिन उनका गहरा जुड़ाव इसी क्षेत्र और इस संस्थान के बौद्धिक मार्गदर्शक के रूप में रहा। ये लाइब्रेरी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक ऐसा बैंक थी जिसकी कमी आज का इंटरनेट भी पूरी नहीं कर सकता। अब इस वीडियो को सुनते वक्त आपके मन में सवाल आएगा कि नालंदा में रहने वाले शिक्षकों, छात्रों का जीवन कैसा था। तो देखिए, नालंदा का रोज का जीवन अनुशासन और शांति के साथ बीतता था। सुबह होते ही एक बहुत बड़ा शंख बजाया जाता था, जो इस बात का संकेत था कि पढ़ाई का समय शुरू हो गया है। यहाँ लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे और पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा प्रोफेसर या आचार्य थे। टीचर और स्टूडेंट का अनुपात इतना शानदार था कि हर छात्र पर पूरा ध्यान दिया जाता था। यहाँ पढ़ाई का तरीका केवल रटना नहीं बल्कि आपस में बहस करना था। हर विषय पर घंटों चर्चाएं होती हैं और छात्र को तब तक संतुष्ट नहीं किया जा सकता था जब तक वो अपने लॉजिक से गुरु को मना ना ले। यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त थी और छात्रों को किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। छात्र पूरा दिन पढ़ाई में बिताते और शाम का समय मेडिटेशन और योग करने में लगाते। हेंस्टंग ने लिखा कि यहाँ के छात्र इतने सभ्य अनुशासित थे कि सैकड़ों सालों में कभी किसी को डांटने या सजा देने की नौबत नहीं आई। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर नालंदा का विनाश कैसे हुआ। यहीं से सवाल उठता है, नालंदा के विनाश के पीछे बख्तियार खिलजी की सनक क्या थी। नालंदा के अंत की कहानी सुनकर आप भी शायद कांप जाएंगे। 12वीं सदी के आखिर में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने यहाँ हमला किया। इतिहास की कहानियों में एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ा। उसके अपने हकीम उसे ठीक करने में फेल हो गए। तब उसे नालंदा के एक महान डॉक्टर राहुल श्रीभद्र के बारे में बताया गया। खिलजी घमंडी था। उसने शर्त रखी, वो किसी भारतीय की दवा नहीं खाएगा। तब कहा जाता है कि वैद्य जी ने उसे कुरान के पन्नों पर एक खास दवा का लेप लगा कर दिया और कहा कि इसे रोज पढ़िए। पन्ने पलटते समय दवा खिलजी के शरीर में पहुंच गई और वह ठीक हो गया। हालांकि बहुत से आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को केवल लोक कथा मानते हैं, लेकिन वे इस कड़वे सच पर सहमत हैं कि खिलजी की जलन और नफरत ने इस महान जगह को खत्म कर दिया। उसने हजारों मासूम भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा और उस ज्ञान के मंदिर को राख के ढेर में बदल दिया। क्या नालंदा की आग महीनों तक जली थी? नालंदा की लाइब्रेरी में जब आग लगाई गई तो वह दृश्य इंसानियत के इतिहास का सबसे दुखद दृश्य था। कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या आग वाकई महीनों तक जली होगी। देखिए, उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार वहाँ किताबों का इतना विशाल खजाना था और वह ऐसी सामग्री से बनी थी जो धीरे धीरे जलती थी। इसीलिए कहा जाता है कि वो आग 3 महीने से 6 महीने तक लगातार जलती रही। अब आप ये सोचिए कि कितनी मेहनत और कितने सालों के रिसर्च से नालंदा में वो लाखों किताब रखी गई होंगी, जिसे खिलजी ने धुएं में उड़ा दिया। वो केवल कागज़ की राख नहीं थी, बल्कि इंसानी सभ्यता का हजारों सालों का अनुभव और साइंस के वो फार्मूले थे जो दुनिया को बदल सकते थे। खिलजी की सेना ने उन कीमती किताबों को केवल आग जलाने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। जो जानकारी दुनिया को कई 100 साल आगे ले जा सकती थी, वो एक हमलावर की छोटी सोच की वजह से मिट्टी में मिल जाती है। उस आग की जलन आज भी इतिहास से महसूस की जाती है, जो हमें सबक देती है कि अज्ञानता कितनी खतरनाक और कितनी विनाशकारी हो सकती है। खैर, आज के दौर में नालंदा के अवशेष से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, सैकड़ों सालों तक नालंदा मिट्टी के ढेर के नीचे दबा रहा, लेकिन इसका नाम कभी मिटा नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं खिलजी के आने से पहले ही बौद्ध केंद्रों को मिलने वाला राष्ट्रीय सहयोग कम होने लगा था, लेकिन खिलजी का हमला वो आखिरी प्रहार था जिसने नालंदा का वजूद मिटा दिया। 19वीं सदी में जब इसकी खुदाई की गई तो वह दुनिया के सामने भारत का वो गौरवशाली चेहरा वापस ला रही थी जिसे लोग भूल गए थे। आज नालंदा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। वहाँ की लाल ईंटें आज भी चुपचाप खड़ी रहकर बताती हैं कि हम अतीत में कितने महान थे। भारत सरकार ने अब फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को एक नए रूप में शुरू किया है। यह हमें बड़ा सबक सिखाता है कि आप इमारतों को तोड़ सकते हैं, किताबों को जला सकते हैं, लेकिन ज्ञान पाने की जो भूख हमारे खून में है उसे खत्म नहीं कर सकते। नालंदा आज भी हमारे लिए गर्व की बात है और हमें यह प्रेरणा देती है कि हम फिर से दुनिया को रोशनी दिखाने वाले गुरु बन सकते हैं। कोई और किस्सा, कोई और कहानी सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय भारत, जय नालंदा।